स्वागत है प्यारे बच्चों मेरे YouTube चैनल साइंस पॉइंट में। तो आज मैं केमिस्ट्री का क्लास 12 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करने वाला हूं। और आज मैं सबसे पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का लिया हूं वो है केमिकल काइनेटिक्स, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री है बच्चों। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। हर ईयर लगभग केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन आता ही है, और उसमें भी बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट भी करता है। आज हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, और धीरे धीरे हम बहुत सारे आपके लिए वीवीआईज क्वेश्चन जो है, जो लॉन्ग में आता है, वो करवाते रहेंगे। और कुछ ही दिन में सारी चीज कंप्लीट हो जाएंगे। आप इसे देख करके प्रैक्टिस करें, एक भी स्टेप मिस नहीं करें, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, बिहार बोर्ड में जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो केमिस्ट्री में इससे पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखिएगा कि सॉल्यूशन से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और केमिकल काइनेटिक्स, ये दो चैप्टर जो है बच्चों, इसी से लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हम लोग यही सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का, क्योंकि इससे हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है लॉन्ग में, और उसमें भी बहुत ज्यादा चांस बनता है कि ये क्वेश्चन जो पहला है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जहां पे के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। और यहां पे ए नोट को बच्चों कहा जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन। और ए को कहा जाता है बच्चों रिमेनिंग कंसंट्रेशन, यानी कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बच गया, उसको बोलेंगे ए। तो आइए इसे डिराइव करते हैं। इस फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है बच्चों, मेरे साथ बन जाओ अच्छे से। तो आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन कंसीडर करना होगा। कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लो, केमिकल कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको पता होगा बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। एक रिएक्शन मान लेते हैं हम लोग, मान लीजिए रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, आर से बना टी, ठीक है। और शुरू में मान लो इनिशियली क्या था, इनिशियली का मतलब होता है जब टाइम का मान 0 हो, जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो इनिशियली इसका जो कंसंट्रेशन था बच्चों रिएक्टेंट का, वो था ए नोट, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना था 0, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू ही होने वाला है, ठीक है। रिएक्टेंट है ए नोट और प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट अभी नहीं बना है, इसका कंसंट्रेशन है अभी 0, ठीक है। अब मान लो कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी इक्वल टू टी सेकेंड के बाद, मान लीजिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो गया ए, कंसंट्रेशन हो गया ए, तो ए नोट में से एक कंसंट्रेशन तो प्रोडक्ट बन गया, तो बचा कितना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा, ये हो जाएगा ए नोट माइनस ए के बराबर, ठीक है। चलो इसमें एक काम और करते हैं बच्चों, हम लोग इसी को क्यों ना ए मान लें, किसको मान लें, इसको मान लेते हैं हम लोग ए, ठीक है। तो रिएक्टेंट का मान लेते हैं कंसंट्रेशन बचा, ए बचा, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, तो ये कंसंट्रेशन बचा, तो इसका मतलब ए नोट में से ए ही बचा, ए नोट में से ए ही बचा, तो प्रोडक्ट कितना बन चुका होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ए नोट माइनस ए। ये भी आप लिख सकते हो, ये इजी होगा बच्चों हम लोगों के लिए, ठीक है। तो मान लो टी टाइम के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए बचा, तो पहले शुरू में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या था, ए नोट, ये धीरे धीरे घटेगा बच्चों, ये धीरे, इसका होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और इसका होगा रेट ऑफ अपीयरेंस। कहने का मतलब ये धीरे धीरे गायब होगा और ये प्रोडक्ट में बदलता जाएगा। तो शुरुआत में ए नोट कंसंट्रेशन था और प्रोडक्ट का 0, प्रोडक्ट बना ही नहीं था, और मान लीजिए कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा ए, ठीक है, और ये प्रोडक्ट कितना बना तब, ए नोट माइनस ए बना, ठीक है। तो साफ साफ आपको इसमें दिख ही रहा है ये क्या होता है। और हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी से कोई प्रोडक्ट बना सी, ठीक है, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ये मान लो के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1 है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर भी 1 है, ठीक है। तो यहां पे जो कंसंट्रेशन का पावर का सम निकालते हैं बच्चों, यानी 1 + 1, इसका यदि ऑर्डर पूछेगा इस रिएक्शन का, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, आप लोग जानते ही हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो पावर होता है,
उसका सम होता है ऑर्डर, यानी 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2, और ये कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन के ऑफ रिएक्टेंट का पावर के 1 के बराबर हो, यानी इस पावर में बच्चों सिर्फ 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। अगर ये पावर में सिर्फ 1 हो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा आप पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए इसी एक्सप्रेशन का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसी एक्सप्रेशन का आओ आके यूज करें। एच फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों रेट कांस्टेंट जो होता है या रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, इज डायरेक्टली, डायरेक्शन नहीं रे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखना होगा आपको, यही लिखना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम R मान लेते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A का कंसंट्रेशन का पावर 1, यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर 1, यहां पे A के बदले में R लिख देता हूं। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा उसके पावर 1 के प्रोपोर्शनल होता है। और शुरू में बच्चों हम लोग क्या मान लिए हैं कि T = 0 पे कंसंट्रेशन क्या है, A0 है। ठीक है, तो किसी टाइम पे क्या होगा, किसी टाइम पे एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना माने हो, T टाइम पे A माने हो, तो ये R प्रोपोर्शनल होगा A के पावर 1 के। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है ये, यानी इसको आप लिखोगे dA/dt, और dA/dt का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों, A के। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख लो, कैसे सर, R = बच्चों लिख लो KA, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं और बराबर लिखते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म K आता है, जिसको रेट कांस्टेंट कहा जाता है बच्चों। R = क्या हो जाएगा, KA। चलिए आइए R को क्या लिखेंगे, R = KA में R को लिख दो dA/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम बराबर हो जाएगा KA के। लेकिन यहां बच्चों लगा देंगे निगेटिव, क्योंकि आप जानते हो कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, तो घटेगा तो ये वैल्यू dA/dt निगेटिव आएगा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए निगेटिव टर्म डाल दिया जाता है, यानी निगेटिव साइन साफ साफ शो कर रहा है कि A का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ घट रहा है। ठीक है, ये -dA/dt बराबर क्या लिख देंगे, कि A के बराबर। चलिए आइए इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। चलिए इसको हम लिख सकते हैं -dA = KA/dt, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, A वाले टर्म को एक तरफ लाएंगे, A वाले टर्म को, A वाला टर्म कौन है, -dA इधर। ठीक है, -dA, एक काम करते हैं बच्चों, माइनस साइन को इस साइड भेज देते हैं, माइनस साइन को शायद उधर क्यों भेज रहे हैं, किधर भी भेजोगे बच्चों बात सेम आएगी, dA/A हो जाएगा, A इधर से आ जाएगा RHS से, A ये नीचे आ जाएगा, इधर बचेगा बच्चों KDT, यानी माइनस साइन को इधर लिख दो, ये बचेगा -KDT। अब दोनों तरफ करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा dA/A = हो जाएगा -KDT का इंटीग्रेशन, माइनस साइन बाहर निकाल दिया। अच्छा, dA/A का क्या होगा, देखो dA/A का मतलब हो गया बच्चों 1/AdA, 1/AdA बराबर -K कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन में ये बाहर निकल जाता है, यहां बचेगा dt। ठीक है, 1/A का याद करो, अगर ऐसा रहता 1/x dx तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x, याद होगा आपको log x, लेकिन बेस में क्या रहता है, e रहता है, log x बेस e, तो यही फॉर्मूला हम यहां यूज करने वाले हैं, ये फॉर्मूला देख लिया, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो 1/A का हो जाएगा बच्चों log a, और बेस में क्या हो जाएगा e, माइनस k dt का क्या हो जाएगा बच्चों, t हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा, प्लस यहां हो जाएगा c, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और c क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन पढ़े होगे तो पता होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है।
ठीक है। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट का ये वैल्यू निकालना होगा, ये वैल्यू इंटीग्रेशन कांस्टेंट का, ये वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हो एट t बराबर 0 पे, इनिशियली t बराबर 0 पे a का वैल्यू कितना था, एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे बच्चों शुरू में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, a नोट, यानी कंसंट्रेशन का वैल्यू था a नोट के बराबर। अब ये वैल्यू यदि t का वैल्यू 0 और a का वैल्यू a नोट इसमें रख दें तो इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है log a इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, ठीक है। लॉग, अब यहां पे क्या करेंगे बच्चों, बेस में ई डालना नहीं भूलना है, बेस में ई डालते रहना है, ठीक है। ए का वैल्यू क्या रखेंगे, ए नोट रखेंगे, लॉग ए नोट बेस में ही रहेगा, माइनस के इंटू टी का वैल्यू क्या रखोगे 0 प्लस सी हो जाएगा। यहां से हम सी का वैल्यू निकालेंगे तो सी बराबर क्या रहा है, लॉग ए नोट आ रहा है, सी बराबर क्या आया, लॉग ए नोट आया कि नहीं आया, ठीक है, लॉग ए नोट आया। अब ये सी का वैल्यू किस में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में, सी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, सी बराबर क्या है, लॉग ए नोट, सी बराबर क्या है, इतना समझ गए आप लोग, इतना का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इक्वेशन याद रखो क्या है, लॉग ए बेस ई माइनस बराबर माइनस के टी प्लस सी। अब सी का वैल्यू मुझे ये रखना है, यहाँ पे लॉग ए नोट रखिए, ठीक है। अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फिर से देखो, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फिर से इक्वेशन फर्स्ट देखा जाए तो इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों log a बेस e इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, देखो यकीन हुआ, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, log a बेस e इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी के बराबर। अब सी के बदले बच्चों हम लोग को रख देना है log a नोट। तो यहां पे इक्वेशन बनेगा हम लोगों का log a बेस e इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस log ए नोट, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए log ए नोट, ए को इधर ले आओ या के टी को इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, तो के टी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये भी बेस ही आएगा बच्चों इसमें, तो इधर हो जाएगा log ए नोट माइनस log ए बेस ही हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहां पे निकालना है, तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं log ए नोट बाय ए, और बेस में क्या हो जाएगा, बेस में हो जाएगा ई, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बाय n। मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, log m बाय n का फॉर्मूला होता है बच्चों log m माइनस log n, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मैंने यहां अप्लाई किया है, log m माइनस log n बराबर log m बाय n फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहां से बच्चों क्या मिलेगा, एक चीज और देखना जरा, एक चीज देखो, अगर कोई टर्म log में है log x है और बेस में है बच्चों e, और मैं बेस चेंज करना चाहता हूं, यानी log के बेस में मैं e के बदले 10 रखना चाहता हूं, log x बेस 10, यानी जब भी बेस चेंज होता है e से 10 में लिखा जाता है, तो बच्चों इसको 2303 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2303 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लिखेंगे log x बेस e को लिखेंगे 2303 log x बेस 10, बेस चेंज हुआ, यहाँ पे बेस चेंज करेगा तो 2303 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी बच्चों यदि मैं e को 10 लिखूंगा, बेस e है, यहाँ 10 लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2303 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये हो जाएगा log a नोट बाय a, और बेस में हो जाएगा बच्चों 10, बेस में क्या रख दिए 10, e के बदले मैंने क्या रखा 10, तो मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब यहां से k का वैल्यू निकालोगे बच्चों 2303, और t को यहां लिख दो डिवाइडेड बाय t, log ये हो जाएगा a नोट बाय a के बराबर, ठीक है। ये होता है बच्चों, ये फॉर्मूला है किसका, ये है रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। ये क्या है, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला रे, रेट कांस्टेंट का। तो यही डेरिवेशन आपको करना था बच्चों, ये डिराइव करके दिखाना था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिराइव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप इसके नीचे में लिख देना, मैं यहां लिख देता हूं आगे में, दिस इज द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां होता है हमारा डेरिवेशन कंप्लीट, ठीक है। यानी यही डेरिवेशन करना था बच्चों, ये क्वेश्चन क्या था देख लो, log a नोट बाय a के बराबर आता है, ये डिराइव करना था हम लोगों को रेट कांस्टेंट का वैल्यू। तो बच्चों इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिए,
लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के सीरीज में आप बने रहिए। हर एक क्वेश्चन, जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है, मैं एक एक करके आपके सामने लाता जाऊंगा। आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।